8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज गया तो आखिर गया कहां। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज इस वक्त कहां मौजूद है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, जो रोजाना 5 घंटे और 34 मिनटों की परवाज करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफी बढ़कर कुछ था। बेशक फ्लाइट MH370 को सिर्फ 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए परवाज करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को खराब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight number 340 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। गुड नाइट MAS 370। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़ाहरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ किए अब पूरे 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था, वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद, यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था।
अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब होचिमिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत मालूम करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक होचिमिन टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी होचिमिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर ठीक उस जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे ढूंढना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से वहां प्लेन का नामो निशान तक ना मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सबके सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गईं। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज है, कोई ना कोई चीज तो पानी पर तैरती हुई जरूर नजर आनी चाहिए थी। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पे वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था।
इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड स्पॉट पे आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचने में जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व्ड स्पॉट में ही कहीं फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था, और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब ये है कि पानी पे क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर असल रीजन क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है, और हैरत अंगेज तौर पे रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 ईयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।